हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। अभी तक इससे पहले हमने एनिमल सेल की चर्चा की थी, यानी जूलॉजी का सेक्शन, जो हमने जूलॉजी का सेक्शन पढ़ाया था उसमें हमने आपको सेल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाया था। यानी जूलॉजी में, या आप जब जूलॉजी पढ़ाते हैं उसमें जो सेल का पेपर चलता है उसको पढ़ाया था। अभी हम लोग बॉटनी में बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉटनी में अलग क्वेश्चंस, बॉटनी यहाँ हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे, और उससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं सेल के वो एनिमल सेल के थे। क्योंकि वो जूलॉजी सेक्शन और बॉटनी का जो सेक्शन है वो दोनों अलग अलग है, तो बॉटनी में जो साइटोलॉजी आई है आज उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी सेल का आउटग्राफ दे दें कि जो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। डिस्कवर्ड द हॉलो कैविटीज इन ए थिन पीस ऑफ बॉटल कार्क अंडर वेरी लाइट माइक्रोस्कोप एंड द टर्म सेल। इन्होंने सेल शब्द दिया था। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किस बुक में इसको लिखा था, तो ये माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया था। किस में किया था? इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया था। और ग्रीव और मालपीघी ऑब्जर्व द सम हॉलो कैविटीज सराउंडेड बाय द सेल्यूलोजिक वॉल इन डिफ्रेंशिएटेड मटेरियल्स एक्चुअल सेल्स। ध्यान रखना, जो एक्चुअल सेल्स जो देखी थी वो ग्रीव और मालपीघी ने दिखी थी, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये कुछ था, और इसके अलावा कई सारे वैज्ञानिकों ने। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। हम आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल दिए गए उनकी चर्चा करते हैं। सेल सरफेस इन द ऑल सेल इज द इनक्लोज्ड बाय ए लिविंग मेम्ब्रेन विच called cell membrane by C. नाइगेली एंड C. क्रैमर। देखना, जो सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है वो किसने दिया है? तो नागेली और क्रैमर नाम के दो वैज्ञानिकों ने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। ध्यान रखिएगा। एक वैज्ञानिक थे J.Q. प्लोवर। J.Q. प्लोवर coined the term प्लाज्मा लेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा जो शब्द दिया गया या नाम दिया गया वो J.Q. प्लोवर के द्वारा दिया गया। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ तैयार हुए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, तो वो दिया था C. नाइगेली और C. क्रैमर ने। नाइगेली और क्रैमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्वेश्चन पूछ सकता प्लाज्मा लेमा टर्म क्वाइंड बाय किसने दिया? तो J.Q. प्लोवर ने 1931 में दिया था। तो ये थे। इसके अलावा हम आपसे कुछ और चर्चा कर दें कि कई सारे मॉडल दिए गए। तो एक सैंडविच मॉडल दिया गया था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बता रहे हैं। सैंडविच मॉडल जो दिया गया था वो डेवसन और डेनियल के द्वारा दिया गया था। डेवसन और डेनियलाई के द्वारा दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? 1935 से 52 के बीच में दिया गया था सैंडविच मॉडल। ध्यान रखना, डेवसन और डेनियली के द्वारा दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था, इकाई झिल्ली जो सिद्धांत था, वो दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन। तो दो मिले। तीसरा आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो रॉबर्टसन और निकोलस के द्वारा सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो तीन मॉडल अभी हमने आपको बताया। पहला है सैंडविच, जो डेवसन और डेनियली के द्वारा दिया गया था। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। तीसरा है सिंगर और निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सामने क्वेश्चन आपके दिख रहा है। तो ये मॉडल थे जो जनरली पूछ दिए जाते हैं। तो ये मॉडल इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The major constituent of cell organelles centriole is। The major constituent of the cell organelles
सेंट्रियोल इज, तो वो क्या था, तो वो टिब्यूलिन है। क्या है, टिब्यूलिन। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स सेंट्रियोल इज टिब्यूलिन। टिब्यूलिन इज ए प्रोटीन दैट कैन polymerize into long chain of filament that form microtubules. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सेल साइकिल सेंट्रियोल रेप्लिकेट इन। सेल साइकिल में सेंट्रियोल कब रेप्लिकेट होता है, तो सेल साइकिल में सेंट्रियोल जो रेप्लिकेट होता है वो एस फेस में होता है। G1 S G2 ये होता है। सेंट्रियोल रेप्लिकेट इन एस फेस। एस फेस come after G1 G phase occupies regularly 35 to 45% of all cycle. Cell cycle is governed by, सेल साइकिल को गवर्न कौन करता है, तो ये आप बताएगा। सेल साइकिल को गवर्न कौन करता है, तो CDK साइक्लिन्स। सेल साइकिल इज गवर्न बाय CDK साइक्लिन्स, यानी साइक्लिन dependent kinase are a family of sugar kinase first discovered for their role in regulating cell cycle. They are present in all known eukaryotes. CDKs are small proteins. तो जो गवर्न करने का पूरी सेल साइकिल जाता है वो CDK साइक्लिन्स को जाता है। एक जो केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो 24 आवर का समय लगता है, मतलब ये माना जाता है। तो ऑप्शन वहां 24 आवर्स ही सही था। तो सेल साइकिल्स के 4 भाग होते हैं। G1 फेज, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट गैप पीरियड बोलते हैं, इतने नाम होते हैं। इसमें क्या होता है, G1 जो फेज होती है, यानी इसकी बात कर रहे हैं इस G1 फेज की, तो G1 जो फेज होती है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आरएनए एंड राइबोसोम्स अकर ड्यूरिंग दिस फेज। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटेशन दिस फेज इज अबाउट 30 to 40% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग द फेस। यस फेस में क्या होता है, तो अब बात करते हैं यस फेस की। यस फेस में डीएनए सिंथेसिस होती है। क्या होती है, डीएनए सिंथेसिस, और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये 50% लगभग टाइम लेती है, ध्यान रखना। कितना लेती है यस फेस, 50% टाइम यस फेस लेती है। और G2 फेस में क्या होता है, टाइम टेकन कंप्लीटेशन दिस फेस 10 to 20 ऑफ द टोटल सेल साइकिल। यहाँ क्या होता है, इस फेस में डिवीजन ऑफ माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर द स्पिंडल अपर्चर अकर्स। तो इस तरीके से अगर हम सही आंसर, इसमें हमें कंफ्यूजन था, तो इसका अगर सही आंसर माना जाएगा तो G2 फेस माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कंफ्यूजन दे रहा है और इसका सही आंसर जो होगा G2 फेस होगा। क्योंकि G2 फेस में साफ मेंशन है बुक में, और वो मेंशन क्या है कि इन दिस फेस डिवीजन ऑफ माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल apparatus अकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों G2 फेस। यस फेस नहीं होगा, G2 फेस होगा। ये जो बी ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन होगा सी। क्योंकि इसमें हमें लगातार कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इसको रीचेक किया है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। हमने आपको फिर बताया G1 फेस में क्या बनता है, तो G1 फेस में प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है। यस फेस में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और G2 फेस में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो ध्यान रखना रेप्लिकेट होते हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा G2 फेस। और G1 फेस 35 से 45% टाइम लेता है, 50% ये लेता है और 10 से 20% टाइम ये लेता है। तो एक तो चीज ये कंफर्म हुई हमारी जो हमें कंफ्यूजन दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोपॉलीसैकेराइड। इसमें से होमोपॉलीसैकेराइड कौन नहीं है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से होमोपॉलीसैकेराइड कौन नहीं है, नॉट ए होमोपॉलीसैकेराइड।
तो इसमें से होमोपॉलीसैकेराइड जो काइटिन नहीं है, काइटिन इज नॉट होमोपॉलीसैकेराइड, काइटिन इज ए लार्ज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड मेड फ्रॉम द चेन्स ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज. काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट सेल वाला फंजाई. मिडिल लैमली इज मेड अप ऑफ, जो मिडिल लैमली बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है. द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, तो उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं. विच आर द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाइएस्ट नंबर इन द सेल, तो सबसे ज्यादा फाउंड इन हाइएस्ट नंबर इन द सेल, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, राइबोसोम्स पाए जाएंगे. क्योंकि सेल्स का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बिखरे हुए भी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं. मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ, तो इनका जो लिंक्ड होते हैं वो स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ, तो सुसाइडल बैग जो नाम दिया जाता है वो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है. किसको, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा. तो अभी आपसे कोई सुसाइड या इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं. इसके ये पॉलीमॉर्फिक होता है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिडुअल लाइसोसोम. तो इस तरह ये जो बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि ये कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है. लाइसोसोम आया है तो इसके कुछ फैक्ट भी बता दें कि लाइसोसोम को जो ऑब्जर्व किया था, तो डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था. ध्यान रखिएगा. ऑब्जर्व्ड राउंडेड डेंस बॉडीज इन लीवर सेल्स. दूसरा एक और साइंटिस्ट थे पी मैटाइल, या मैटिल बोल सकते हैं, तो पी मैटिल नाम के साइंटिस्ट थे. ध्यान रखना, पी मैटिल 1964 में पहली बार इन्होंने प्लांट में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था या रिपोर्ट किया था कि प्लांट में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं. और इन्होंने किसमें देखा था, रेड मोल्ड. रेड मोल्ड किसको बोलते हैं, तो न्यूरोस्पोरा को रेड मोल्ड बोलते हैं, जो कि फंगस है. उसमें पी मैटिल ने पहली बार रिपोर्ट किया था कि इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं. तो ये पूछ सकता है कि लाइसोसोम प्लांट में किसने देखा, तो वो किसने दिखा था, पी मैटिल ने. और एनिमल्स में तो सी डी डुवे थे ही जो देखने वाले थे. दूसरा एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस पे मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो इस पे मेम्ब्रेन सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है. कौन सा एंजाइम भरा रहता है, हाइड्रोलाइटिक और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम भरे रहते हैं. इनका पीएच 5 होता है, यानी पीएच 5 होता है. एक और खास बात है जो आपको शायद ना आपने पढ़ी हो कि एटीपी ड्राइवन एच पंप इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम मेम्ब्रेन. एटीपी ड्राइवन जो एच पंप है वो लाइसोसोम मेम्ब्रेन पे उपस्थित रहता है, जो कि प्रोवाइड प्रोटॉन एंड हेंस मेंटेनेंस ऑफ एसिडिटी. इनकी एसिडिटी को मेंटेन करने में मदद करता है. तो आपसे पूछ सकता है इनका जो लाइसोसोम का एसिडिटी होती है वो कैसे मेंटेन होती है, तो एच पंप के द्वारा मेंटेन होती है. और सुसाइडल बैग आप सब जानते हैं, और इनके 3 रूप हमने बताए थे. एक चौथा भी होता है ऑटोफेजिक वैक्यूल, तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम और ऑटोफेजिक वैक्यूल. फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस और डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स, सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. और इसके अलावा इनकी जो ऑरिजिन होती है बनते किससे, तो गोल्जी बॉडीज से बनते हैं. तो ये लाइसोसोम का पूरी समरी आपके सामने हमने प्रस्तुत की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो वीजमैन ने दी थी. द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट, तो वो है 1400 यानी 1400 मिलियन ईयर्स एगो. ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का उद्भव या ऐसे कुछ आया था, उसमें क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन बना है अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुआ उसमें.
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें कौन सा सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है? तो वो है राइबोसोम। क्या नहीं होता है? तो राइबोसोम जो होता है वो ऑर्गेनल्स बॉन्ड्स नहीं होता है, सॉरी वो क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड्स नहीं होता है, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम के बारे में भी आपको समरी बता दें कि राइबोसोम इन एनिमल सेल, in the plant cell ribosome were first of all observed by the Robinson and Brown। जो प्लांट सेल में इनको पहली बार देखा गया था रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा, ध्यान रखना बीन रॉड रूट्स में देखा गया था, जो बीन रॉड्स होती हैं, रूट्स मतलब जड़, बीन की जड़ों में देखा गया था रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा। एनिमल सेल दीज वर ऑब्जर्व इन पैलाडे, और एनिमल सेल में इनको जो ऑब्जर्व किया गया था वो पैलाडे के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, ध्यान रखना। तो रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 में देखा है और जो पैलाडे ने 1955 में देखा है। हेंस आर कॉल्ड पैलाडे पार्टिकल्स, पैलाडे ने राइबोसोम को पैलाडे पार्टिकल्स के नाम से पुकारा था। राइबोसोम फॉर्म ए पार्ट ऑफ फंक्शन माइक्रोसोम, ए टर्म गिवन बाय ए क्लाउड, ये क्लाउड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो 40 से 60% आरआरएनए होता है और बकाया इसमें प्रोटीन्स होती है, तो ये भी ध्यान रखना। राइबोसोम 70S प्रकार के भी होते हैं, 80S प्रकार के भी होते हैं। तो 70S में 50S और 30S पाया जाता है, सब यूनिट इनकी ये होती हैं, ध्यान रखिएगा। और 80S में 60S और 40S दो होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। During protein synthesis 4 to 5 ribosome are present in group on mRNA, तो इनको उस समय पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। जब एक mRNA पर इनकी संख्या 4 से 5 हो तब इनको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा था, और बकाया आप सब जानते हैं कि इनकी जो ओरिजिन मानी जाती है, न्यूक्लियस इज मेनली इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स मेनली स्टोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? अभी हमने आपको बताया था, तो वो सिंपल सी बात है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एच पंप पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हेन द क्रोमोसोम आर straight and placed at right angle to the spindle axis of mitotic metaphase, the chromosome must be, तो कैसे होंगे? मेटासेंट्रिक होंगे। द यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस अकरिंग इन, तो हमने आपको बताया था कि यस फेस में डीएनए की सिंथेसिस होती है, यस फेस में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं G2 फेस में मल्टीप्लाई करते हैं और G1 फेस में केवल प्रोटीन और आरएनए मल्टीप्लाई करता है। क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ, तो बताइएगा, तो वो किससे? कॉलचिसिन का प्रयोग करते हैं, और मल्टीप्लॉइड जो हम बनाते हैं प्लांट उसमें कॉलचिसिन का प्रयोग करते हैं। ये मेटाफेस स्टेज में जो क्रोमोसोम मेटाफेस प्लेट के बाद क्या होते हैं, अपनी अपनी पोल की ओर खींचते हैं, मगर इसके प्रयोग से वो खींचते नहीं, एक ही जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं। राइबोसोम आप कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम संबंधित है, तो वो आप सब जानते हैं किससे संबंधित है? राइबोसोम संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई? पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, निम्न किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तो पैराक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। व्हेन वन डोमिनेंट जीन इंटरफेरेंस एंड मॉडिफाइज द इफेक्ट ऑफ अदर डोमिनेंट जीन इट इज नोन, जब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन के प्रभाव में हस्तक्षेप करता है, तो परिवर्तित करता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिस्टैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिस के नाम से जानते हैं। तो वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है, अब इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार, कमेंट्स करना ना भूलिएगा,
अपने सलाह, अपने जो आपके मत हैं और जो भी आप की सोचने का तरीका है वो जरूर हमें बताएं। इसी के साथ नमस्कार।